नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द न्यायमिशन एकेडमी में। संविधान क्रमानुसार चल रहा है और आज संविधान की चौथी वीडियो है। पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं। संविधान के अंतर्गत कंपनी के शासन के अंतर्गत जो नियम आए वो भी पढ़ चुके हैं और जो क्राउन के अंतर्गत जो नियम आए वो भी पढ़ चुके हैं। उनको भी जाना है हमने, उनको विस्तार से भी नहीं पढ़ा है। विस्तार से आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो कंपनी के अंतर्गत जो नियम कानून हैं उनको पढ़ेंगे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। जो नहीं परिचित हैं वो आज हो जाएंगे और जो परिचित हैं वो भी बहुत से परिचित होंगे। पर कुछ आज ऐसी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको जो शायद बहुत से लोगों को ना पता होगा। और मेरा मानना ये है कि किसी भी चीज़ को पढ़ें तो अच्छे से पढ़ें उसके बारे में। मैं जब भी वीडियो डालता हूँ तो उसमें लिखता हूँ यूपीएससी, एसएससी, SSC, PCS। ये क्यों लिखता हूँ? इसका ये कारण है कि मैं इतना अंदर तक पढ़ा दूँगा, इतना सब कुछ पढ़ा दूँगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसका क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। विश्वास मानिए, उसका क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। और किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? ना NCERT की, ना किसी भी किताब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सारी किताबें यही हैं, बस आप इन्हीं नोट्स को फॉलो कीजिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बात आती है कि सामान्यतः लोग बता देते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। किसने पारित किया? भाई एलिजाबेथ ने किया। भाई ठीक है, कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए। पर क्यों किया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में कोई नहीं बताता है। ये एक प्रथा से चली आ रही है, इसके बारे में कोई नहीं बताता। तो आज इसको समझते हैं कि उस समय के, जिस समय ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसके पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय वर्तमान के उसी टाइम के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने क्या किया था कि भाई देखा कि जो कंपनी गई थी व्यापार करने के लिए और उन्होंने क्या किया कि फ़ायदा उठा रहे थे अन्य चीज़ों का, पर सरकार के पास वो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ भाई कंपनी अपना मनमाना ज़रूर कर रही है, तब तो कि कंपनी जो है घाटे में जा रही है और लोग जो उसके हिस्सेदार हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं। उनका जो ऑफिस है वो अमीर होता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जो कंपनी आई थी, ब्रिटिश कंपनी, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन के लिए कहा था कि आप हमें लोन दीजिए और यहाँ पे हम लोग बहुत मतलब पिछड़ चुके हैं पैसों से और बड़ी दिक्कतें आ चुकी हैं। तो कंपनी ने सिर्फ एक ही सवाल किया, पार्लियामेंट ने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि आप कहते हैं कि कंपनी जो है क्राइसिस में आ गई है, पर आपके ऑफिस जो है, आपके हिस्सेदार हैं, वो सारे अमीर होते चले जा रहे हैं, ये कैसे? तो इसको समझने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री जो लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने एक टीम की, एक समिति की गठित किया। तो समिति को गठित किया, उस समिति का नाम था गुप्त समिति। गुप्त समिति मतलब सीक्रेट समिति, ठीक है, सीक्रेट समिति, उसका गठन किया। फिर सीक्रेट समिति भाई आई, भारत आई। भाई सीक्रेट थी तो सीक्रेट तरीके से रहेगी। तो भारत आई, उसने जांचा परखा कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे शासन कर रही है। तो जब उन्हें लगा कि हाँ अब कंपनी पर नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को यह खबर दी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप ऐसा करिए, इनके ऊपर कुछ नियंत्रण करिए। तो क्या किया इन्होंने कि गुप्त समिति की सिफारिश पर इस पारित एक्ट को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई। अब पारित एक्ट की बात क्या आती है कि पारित एक्ट क्या था? अब भाई प्रधानमंत्री ने भेजा था, कोई नियम ही तो बनाएगा, समिति बनाई, ठीक है, एक्ट पारित किया, तो उसको संज्ञा देना बाकी था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट उसे संज्ञा दे देगी, ठीक है। कंपनी के केंद्र कहाँ थे? जो कंपनी शासन कर रही थी उसके केंद्र कहाँ थे? केंद्र दो जगह थे, पहला इंग्लैंड, दूसरा भारत, ठीक है। कंपनी के संपूर्ण प्रशासन के लिए इंग्लैंड में दो संस्थाएं थीं। कंपनी पर जो प्रशासन करना था, जो भी नियंत्रण करना था, उसके नियंत्रण के लिए उसकी दो संस्थाएं थी। सबसे पहला था निदेशक मंडल, जिसे आप सामान्यतः पढ़ते होंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा होता है स्वत्वधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़।
ये कुछ नया लग रहा होगा आपको, स्वतःधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे अभी आपको। फिर ये संस्थाएं इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। ये जो संस्थाएं थी, निदेशक मंडल, स्वतःधारी मंडल, ये क्या थी, जो कंपनी थी उसकी कार्यपालिका हुआ करती थी। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे, जिसके 24 निदेशक हुआ करते थे। जो ये मंडल था, निदेशक मंडल, इसके सदस्य कितने थे, 24 इसके निदेशक मंडल में सदस्य हुआ करते थे, निदेशक हुआ करते थे। ठीक है, जो सदस्य होते थे उन्हें निदेशक कहते थे। क्या हुआ, ये निदेशक मंडल है। ठीक है, तो इसके जो सदस्य होंगे तो वो उन्हें निदेशक ही कहेंगे, तो पूरा क्या बन जाएगा, निदेशक मंडल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष सदस्यों मतलब कि निदेशकों में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव निदेशक मंडल करता था। ठीक है, निदेशक मंडल चुनाव करता था, किसका चुनाव करता था, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का। ठीक है, और यह कार्य प्रतिवर्ष होता था। इसका चुनाव करवाता कौन था, इसका चुनाव करवाता था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, स्वत्वधारी मंडल करवाता था इसका चुनाव। पॉइंट की बात है कि इसका चुनाव कौन करवाता था, स्वत्वधारी मंडल। ठीक है, फिर उसके बाद में इस एक्ट के बाद, जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले समझिए कि रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है। आपने सिलेंडर, आप सबके घर में सिलेंडर होगा किचन में, तो सिलेंडर के ऊपर रेगुलेटर लगा होता है। रेगुलेटर का कार्य होता है कि हम ऐसे रेगुलेटर घुमाएंगे तो चालू हो जाएगा, ऐसे घुमा देंगे तो बंद हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, हम रेगुलेट कर रहे हैं ना सिलेंडर को। तो इसी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित करके उस पर नियंत्रण कस दिया कि जब उसके हाथ में आ गया ये कि हाँ वो नियंत्रण कर सकती है अब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी पर। ठीक है, ये रेगुलेटिंग एक्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद में इस एक्ट के बाद बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कार्यवधि 1 साल से 4 साल कर दी गई। क्या कर दी गई, 1 साल से 4 साल कर दी गई। तथा यह तय किया गया कि इस मंडल के 24 सदस्य में से, जो 24 सदस्य निदेशक मंडल में 24 सदस्य होते थे, इसमें 24 सदस्य में से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे और नए निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि एक बार जो निदेशक बन गए हैं वो हमेशा के लिए निदेशक न रहें, एक तरीके से चुनावी प्रक्रिया यह हो जाएगी। ये आगे समझते हैं कि प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करेंगे। कंपनी के निदेशक चुनने का अधिकार, कंपनी का जो निदेशक होता था उसे चुनने का अधिकार उन्हीं को होता था जो कम से कम, जब ये एक्ट पारित हुआ था तो उसके 1 वर्ष पूर्व, अब वो जो निदेशक मंडल है उसके निदेशक को वोटिंग वही कर सकता है जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के 1 वर्ष पहले कंपनी में 1000 पाउंड के शेयर धारक रहे हों, मतलब हिस्सेदार रहे हों। मतलब उन्होंने 1000 पाउंड का मतलब पैसे के रूप में उन्होंने अपना शेयर खरीदा हो, अपना हिस्सा खरीदा हो, वही निदेशक मंडल की नियुक्ति में वोट दे सकते थे। ठीक है, आगे समझते हैं कि इस एक्ट के पहले कंपनी के निदेशक का चुनाव, जब ये 1773 का एक्ट पारित, तो उससे पहले कंपनी के निदेशक का चुनाव 500 पाउंड के अंशधारियों द्वारा होता था। पहले कितने में होता था, जो 500 पाउंड अंशधारी थे वो वोट कर सकते थे। पर जब ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया तब हम 1000 पाउंड, जो 1000 पाउंड का हिस्सेदार जो होता था वही वोट कर सकता था। आगे बढ़ते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल में फोर्ट विलियम के प्रशासक जो थे, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी वो उसका नाम था फोर्ट विलियम, तो उसके जो प्रशासक थे इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का मतलब क्या, बंगाल, मद्रास, मुंबई, इन अंग्रेजी क्षेत्र 3 प्रेसिडेंसी अलग अलग थी, तो इनके अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या होता था कि 3 प्रेसिडेंसियाँ हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी बंगाल है, मद्रास है, मुंबई है, तो ये आपका ये बंगाल हो गया, ये मद्रास हो गया, ये मुंबई हो गया। ठीक है, ये 3 प्रेसिडेंसियाँ अलग अलग हैं, इनके तीनों के गवर्नर अलग अलग हैं। ठीक है, तीनों के गवर्नर अलग अलग हैं, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं किसको, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ये कर रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है,
ये तीनों रिपोर्ट किसको करेंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ने क्या किया कि इन तीनों जो रिपोर्ट करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, अब उन्होंने सोचा इस काम को आसान करने के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी, और वो कहाँ कर दी? बंगाल में। ये तीनों गवर्नर थे, अब गवर्नर जनरल की नियुक्ति कर दी। अब गवर्नर जनरल नियुक्त होने के बाद ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ जो थीं वह बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गई। ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ जो थीं के अधिकार वो अब जो ये मद्रास और मुंबई जो प्रेसिडेंसियाँ हैं वो डायरेक्ट अब पार्लियामेंट को रिपोर्ट नहीं करेंगी। वो किससे रिपोर्ट करेंगी? वहाँ के गवर्नर जो हैं, जो बंगाल के वो गवर्नर जनरल हैं, उन्हें रिपोर्ट करेंगी। और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता था। क्लियर है? ये हुआ। फिर उसके बाद में आता है अर्थात मद्रास मुंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। अब गवर्नर जनरल पर भाई एक प्रेसिडेंसी थी, गवर्नर था, व्यक्ति तो एक ही है, अब 3 प्रेसिडेंसियों का बोझ आ जाएगा उस पर, तो भाई उस पर तो कार्य बढ़ ही गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। किसकी सहायता के लिए? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, आप सब जानते होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में 4 सदस्यीय परिषद की जो परिषद जो गठित की गई थी उसके सदस्य कौन थे? सबसे पहले थे फिलिप फ्रांसिस, दूसरे थे क्लेवरिंग, तीसरे थे मानसन और चौथे थे बरवेल। ये 4 जो थे, ये जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद की गठन की गई थी उसके सदस्य थे। ठीक है। कलकत्ता में 1774 में, जो बंगाल का कलकत्ता है, कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1774 में किसकी स्थापना की गई? सुप्रीम कोर्ट की, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। कौन? एलिजाह इम्पे। ज़्यादातर लोग इन्हें एलिजा इम्पे बोलते हैं, पर इनका वास्तविक नाम है एलिजाह इम्पे। ठीक है। और इनकी एक बेंच थी, जिनके भाई ये सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ तो एक बेंच है, बेंच में सर मुख्य न्यायाधीश कौन है? एलिजा इम्पे, और 3 अन्य जज भी थे। 3 अन्य जज कौन थे? सबसे पहले थे चैम्बर्स, दूसरे थे लिमेस्टर, तीसरे थे हाइड। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये अभिलेख न्यायालय था। अभिलेख न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब है? अभिलेख न्यायालय से ये मतलब है कि जिसकी कार्यवाही जो होती है, न्यायालय की कार्यवाही हस्तलिखित में हो या लिखित तौर पर हो, और जिसके रिकॉर्ड हैं वो भी लिखित तौर पे रखे जाएं, और जिसको भी जो भी निर्णय या कुछ भी दिया जाए वो भी लिखित तौर पे दिया जाए, तो उसे अभिलेख न्याय बोलते हैं। सामान्यतः हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सारे अभिलेख न्यायालय हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा लिखित में कार्य होता है, मौखिक कोई कार्य नहीं होता है। तो ये क्या बोले जाएंगे? अभिलेख न्यायालय। ठीक है। अभिलेख न्यायालय। इसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में होती थी। अगर कोई भी उस समय अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय सुनाती है जो आपको लगता है कि आपके पक्ष में नहीं है, तो जैसे हाई कोर्ट में आप जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद में आप सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। पहले तो आप जिला न्यायालय जाते हैं, जिला न्यायालय से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और उस समय सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है। पर उस समय क्या था कि सुप्रीम कोर्ट अगर गलत, आपको लगता है गलत फैसला सुना दिया उसने, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद भी आप प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। किस में जा सकते थे? प्रीवी काउंसिल में जा सकते थे। ठीक है। इस एक्ट के द्वारा COD निदेशक मंडल के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है। निदेशक मंडल आया, 1773 का एक्ट आया, निदेशक मंडल और कंपनी का जो माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तथा राजस्व समझते होंगे आप सारे, नागरिक और सैन्य मामले, जितने भी सैन्य मामले थे, जैसे राजस्व कर संबंधी मामले थे और नागरिक संबंधी जो भी मामले थे, की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को देना अनिवार्य कर दिया गया कि अब तो भाई देना ही पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि भाई बहुत घपला हो चुका था। तथा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए, जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करने लगे थे, अपना खुद का व्यापार करने लगे थे। कंपनी के साथ तो कर ही रहे थे, फिर वो अपना खुद का व्यापार करने लगे थे। तो निजी व्यापार करने के लिए बिना लाइसेंस प्राप्त किए वो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और भारतीय लोगों से
उपहार व रिश्वत को प्रतिबंध कर दिया गया। उपहार और रिश्वत से मतलब क्या है, अगर कोई अपने कार्यरत अधिकारी है, अगर उसके पास आप कोई उपहार स्वरूप कोई चीज़ ले जाते हैं तो वो उपहार नहीं रिश्वत ही समझी जाएगी, क्योंकि वह उस समय अपनी ड्यूटी पर है। अगर ड्यूटी पर वो कोई उपहार लेता है तो वो उपहार नहीं रिश्वत समझी जाएगी, चाहे वो कितना भी मौखिक रूप से कहे नहीं उपहार है, नहीं वो रिश्वत ही होती, क्योंकि वो उस समय अपनी ड्यूटी पर है। आप उसके घर पे दे सकते हो उपहार, पर उसके ऑफिस में कार्यालय में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उपहार व रिश्वत अगर अलग अलग कहें तो कहना ठीक नहीं है, एक ही में रिश्वत कह सकते हैं। रिश्वत को प्रतिबंधित कर दिया। अब ऐसा कौन सा भारतीय होगा जो अंग्रेजों को उपहार स्वरूप अपनी चीज़ें देगा? कोई नहीं देता होगा। सारी रिश्वत ही होती होंगी, वो ज़बरदस्ती चीज़ें होती होंगी, उपहार नहीं। ये तो नाम है सिर्फ उपहार। तो आज का ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, और मुझे पता है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट मैंने बहुत बड़ा बताया है। बड़ा इसलिए बताया है कि छोटा बता सकता था आपको, जो एक प्रथा चली आ रही है और जो हमेशा से पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ वही पढ़ा देता आपको, तो कुछ अलग नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि वो फैक्ट आपको भी पता चले, जो फैक्ट पहली बात तो ये कि आजकल जो एग्ज़ाम हो गए हैं उनका कोई भरोसा नहीं कि क्या पूछ दें। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में बैठें और संविधान का क्वेश्चन देखें और बाद में कहें अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से था। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ये सारे फैक्ट हमने आपको बताए हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब का मेन उद्देश्य यह है कि आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगी जैसे ही वीडियो को आएगी, और शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं ये सारा कर रहा हूँ मैं उन लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, वास्तविक रूप से इस चीज़ की ज़रूरत है। मैं उन लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।